ठीक है, ऑप्टिक्स स्टार्ट करते टाइम में मैंने मेंशन किया था कि ऑप्टिक्स की थ्योरी नई नहीं है। ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल्स हम लोग बहुत पहले से अलग अलग एप्लीकेशंस में, डिफ्रैक्शन के लिए, ग्लासेस के लिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ऑलरेडी यूज करते आ रहे थे। ठीक है, तो बाद में ठीक है लाइट के ऊपर काफ़ी डिस्कशन होता है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का, पहले के लोगों का ये क्लेम रहता है, उनका ये बिलीफ रहता है कि लाइट अल्टीमेटली पार्टिकल है और इसके सारे बिहेवियर को हम पार्टिकल की बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उस टाइम में ठीक है न्यूटन का बहुत बड़ा रोल था। न्यूटन का अपना ओपिनियन लाइट एज अ पार्टिकल था। तो और भी बाकी साइंटिस्ट्स ऐसा बिलीव करते थे कि लाइट अल्टीमेटली पार्टिकल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, जिससे कि थोड़ा बहुत हमें हिंट मिलता था कि लाइट पार्टिकल नहीं, वेव की तरह बिहेव कर रही है। और कुछ साइंटिस्ट्स थे पहले भी जो कि स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे लाइट के पार्टिकल होने को। उन साइंटिस्ट्स के ऊपर लोगों का ज़्यादा बिलीफ नहीं था और उनमें से सबसे बड़ा नाम है क्रिश्चियन हाइजेन का। ठीक है, तो क्रिश्चियन हाइजेन ने ठीक है बहुत पहले, मतलब अराउंड 16, ठीक है, न्यूटन के टाइम में ठीक प्रपोज किया था कि लाइट एक्चुअली वेव है और लाइट के सारे फिनोमिनन को, लाइट के बिहेवियर को हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो थॉमस यंग इन अराउंड 1800, ठीक है, लगभग ये 1800 सॉरी 1 की स्टोरी है। ये वो टाइम है, ठीक है, ये तुम समझ सकते हो कि ये लास्ट नेल ऑन द कॉफिन था। ठीक है, उन सारे साइंटिस्ट्स के लिए जो कि बिलीव करते थे कि लाइट पार्टिकल है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट सील लगा देता है कि लाइट पार्टिकल नहीं है। इसका बिहेवियर इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हमें देख करके पता चलता है कि लाइट का बिहेवियर हम सिर्फ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देख करके पता चलता है कि हम सिर्फ वेव थ्योरी की बेसिस पर ही इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे कोर्स में ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला जो पार्ट है ये बहुत ही मेजर प्रोपोर्शन या ज़्यादा वेटेज रखता है और ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद क्या डिस्कस करना है, उसके बाद डिफ्रैक्शन, और उसी को हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम लोग इंटरफेरेंस भी बोलते हैं और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको हम डिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो तुम्हें डबल स्लिट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन, सॉरी, डबल स्लिट तो बिल्कुल डिटेल में हमें डिस्कस करना है, उसकी कंप्लीट थ्योरी, उसके न्यूमेरिकल, उसके कैलकुलेशन, उसके डेरिवेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सिंगल स्लिट और इसके बाद की जो थ्योरी हम उतना ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हमारे स्कोप के बाहर है। अगर ठीक है तुम लोग बोलोगे तो थोड़ा हम और आगे जा सकते हैं, लेकिन कंप्लीट डिटेल में हमें डिस्कस नहीं करना, इसके सिर्फ रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है।
रिजल्ट्स हमें समझने कि रिजल्ट्स क्या ठीक है क्या डिपिक्ट करते हैं और रिजल्ट क्या है वो ठीक है हमें पता होने चाहिए। और डिफ्रैक्शन के बाद पोलराइजेशन है, ठीक है, और इसी के साथ साथ रिजॉल्विंग पावर ऑफ, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और इसी में साथ में हम लोग डिस्पर्जन डेविएशन ये भी डिस्कस करेंगे प्रिज्म के लिए। ठीक है, ठीक है। तो ऑप्टिक्स जैसे मैंने स्टार्ट किया था वहां पे मैंने बोला था कि बहुत पहले से ऑप्टिक्स की थ्योरी हम पढ़ते आ रहे हैं और ऑप्टिक्स की थ्योरी बहुत सी सिंपल है लेकिन हमेशा नहीं। तो तो कहानी कुछ ऐसी है कि कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कि लाइट की वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ ऑब्जेक्ट्स जिनके साथ हम लाइट का इंटरेक्शन देख रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, ठीक है। तो लाइट का कंप्लीट मॉडल जो वेव मॉडल है वो रिड्यूस हो जाता है एक सिंपल मॉडल में जिसको हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं। और रे ऑप्टिक्स की थ्योरी बिल्कुल हम सिंपल ज्योमेट्रिकल लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी तो वेव थ्योरी है, लेकिन वेव थ्योरी के जो रिजल्ट्स हैं उस केस में जिसमें कि वेवलेंथ बहुत ही कम है, ठीक है। कम का मतलब तो कम तो मतलब वेवलेंथ स्मॉल है तो ये स्मॉल रिलेटिव टर्म होता है, किसके कंपैरिजन में बताना पड़ेगा। तो उन ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशंस के कंपैरिजन में जिन ऑब्जेक्ट्स के साथ हम लाइट का इंटरेक्शन देख रहे हैं, मान लो तुम लेंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वहां पे लेंस के डायमेंशंस के देखोगे, मिरर को देखोगे, है ना, प्रिज्म को देखोगे, या जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज बन रही है उनके साइजेस को देखो तो उनके कंपैरिजन में अगर वेवलेंथ बहुत कम है तो रे ऑप्टिक्स सफिशिएंट है। लेकिन जैसे ही वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरेबल होने लगती है तो ये रे ऑप्टिक्स की थ्योरी फेल हो जाती है और रे ऑप्टिक्स से हम लाइट के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं और हमें कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट वेव थ्योरी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं जिनको कि एक्सप्लेन करने के लिए रे ऑप्टिक्स इनसफिशिएंट है, ठीक है। इन एक्सपेरिमेंट्स को जैसे ये एक्सपेरिमेंट्स हम देखते हैं, इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट है, डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनको तो रे ऑप्टिक्स भी एक्सप्लेन कर देगी, ठीक है। लेकिन वेव ऑप्टिक्स रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के साथ साथ उन एक्सपेरिमेंट्स को भी एक्सप्लेन करती है, ठीक है, जिनको कि रे ऑप्टिक्स एक्सप्लेन नहीं कर, ठीक है। डिस्पर्जन, ये सारे फिनोमेना सिर्फ हम वेव मॉडल की बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके, ठीक है, हर एक एक्सपेरिमेंट को डिटेल में डिस्कस करना है। अंदाजा हो रहा होगा कि पहले हम समझेंगे कि इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है, ओवरऑल ये एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या, और उसको फिर एक्सप्लेन करेंगे वेव थ्योरी की बेसिस पर, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें अश्योर वो काफी ठीक है, अभी रे ऑप्टिक्स के से कंपेयर करोगे वेव थ्योरी, तुम्हारे कोर्स में जो वेव मोशन है वो वन डायमेंशनल वेव है, प्लानर वेव है, और ऐसा वेव है जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ही कम होता है, सिर्फ बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ वेव मोशन डिस्कस किया तो उसकी थ्योरी तुम थोड़ा बहुत समझ सकते हो। लेकिन अगर तुम कंप्लीट बिल्कुल स्पेशल 3D वेव को डिस्कस करोगे, मतलब को एनालाइज करोगे तो उसको उसको एक्सप्लेन करने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके बिहेवियर को अच्छे से समझाने के लिए हमें प्रॉपर बिल्कुल एडवांस मैथमेटिक्स
ठीक है, यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारे अभी प्रेजेंट स्कोप से बाहर है। ठीक है, तो कैसे हम इन एक्सपेरिमेंट्स को, वेव थ्योरी तो हमें आती नहीं है, वेव मैकेनिक्स तो आती नहीं है, वेव्स थोड़ी बहुत आती है, लेकिन प्रॉपर वेव मैकेनिक्स तो नहीं आती है ना, तो हम इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो लकीली, ठीक है, हमारे पास वेव थ्योरी का एक कॉन्सिक्वेंस छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल, हमारे पास है। और इस हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके ना हम इन सारे फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन करें। हाइजेंस प्रिंसिपल जो है वो भी वेव थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, लाइट हाइजेंस प्रिंसिपल को फॉलो तभी करेगी, ठीक है, जब लाइट वेव की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो लाइट क्योंकि वेव है, तो लाइट अगर वेव है तो हम हाइजेंस प्रिंसिपल से लाइट के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे कोर्स में ना वेव थ्योरी, कंप्लीट वेव थ्योरी को सिंप्लीफाई करके एक हाइजेंस प्रिंसिपल दे दिया गया, और हाइजेंस प्रिंसिपल की बेसिस पर हम ये फिनोमेना एक्सप्लेन करते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल की बेसिस पे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बाद फिर डबल स्लिट, सिंगल स्लिट, पोलराइजेशन, बाकी सारे एक्सपेरिमेंट्स को भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो मेरा सीक्वेंस ये रहेगा कि मैं बहुत ब्रीफली हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद सीक्वेंस में डबल स्लिट, सिंगल स्लिट और बाकी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? अच्छा, ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके बाद ठीक है हम श्योर थे कि लाइट वेव है, और फिर इसके बाद कुछ टाइम के बाद, ठीक है, ये मैक्सवेल थ्योरी भी इस्टेब्लिश हो गई, और ये पता चला कि लाइट एक्चुअली वेव तो है, लेकिन अब पता चला कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, लाइट के अंदर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही है, जो कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से प्रोपेगेट करेंगे। तो मैक्सवेल थ्योरी कंप्लीट थ्योरी है, और उस थ्योरी को हम यूज करके, उसकी इक्वेशंस को यूज करके हम लाइट का कोई भी बिहेवियर कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आगे जाकर के पता चलता है कि ये जो वेव थ्योरी है वो भी लाइट के लिए कंप्लीट थ्योरी नहीं है, और ये स्ट्रेंज है, क्योंकि ठीक है, पहले हम सोचते थे पार्टिकल है, पार्टिकल नहीं है, पता चला वेव है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमें बाद में ऐसे भी मिलते हैं जो कि वेव थ्योरी की बेसिस पर भी एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। ठीक है, और उसके बाद फिर ठीक है उनको एक्सप्लेन करने के लिए अराइज होता है क्वांटम, ठीक है, मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्वांटम मैकेनिक्स यूज करनी पड़ती है लाइट के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, और वहां पे लाइट पार्टिकल जैसा बिहेव करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है उसमें पार्टिकल और वेव मॉडल जो है, वेव बिहेवियर जो है वो बिल्कुल मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अकॉर्डिंग तुम्हें यही मानना है कि लाइट कंप्लीटली वेव है, और लाइट की बिहेवियर को हम कंप्लीटली वेव मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा सा डिस्कशन, बहुत ब्रीफ डिस्कशन हाइजेंस प्रिंसिपल के ऊपर। तो हाइजेन इंट्रोड्यूस करता है एक बहुत ठीक है, बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत पॉपुलर होता है आगे, ये कहलाता है वेव के लिए वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होते हैं? वेव फ्रंट का मतलब होता है लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। सबसे अच्छा एग्जांपल, ठीक है, वाटर सरफेस है, और वाटर सरफेस में ठीक है तुम ये मान लो वाटर सरफेस है इस तरह से, और कहीं पे स्टोन को ड्रॉप करते हो, किसी एक पॉइंट पर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो, तो वो डिस्टरबेंस, क्योंकि ये 2D मीडियम है, वाटर का जो सरफेस है वो एक प्लेन है, तो ये डिस्टरबेंस प्लेन पे प्रोपेगेट होती है। किस तरह से प्रोपेगेट होती है? ठीक है, तुमने मान लो इस पॉइंट पर
t=0 पर, t=0 पर ये पॉइंट है जहां पर तुमने स्टोन ड्रॉप किया, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद ये जो वाटर रिपल्स है ना ओरिजिनेट होंगी सर्कुलर शेप की, वो कुछ यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक, 1 सेकेंड के बाद, ठीक है। फिर अगले सेकेंड में ये वाली जो रिपल है ना ये चलते चलते कुछ आगे चली जाएगी और फिर ओरिजिन से मतलब उस सेंटर से एक और, ठीक है, इसी तरह की सर्कुलर वेव फ्रंट, ठीक, ओरिजिनेट हो जाए और कुछ देर के बाद तुम इस तरह से रिपल्स का कंप्लीट पैटर्न पूरे वाटर के सरफेस पर देखोगे, ठीक है। हम बोलेंगे कि यहाँ पर स्टोन को ड्रॉप करने की वजह से वाटर सरफेस पे वेव इमर्ज हो रही है, वेव ओरिजिनेट कर रही है और ट्रैवल कर रही है अलोंग दी सरफेस। वेव फ्रंट का क्या मतलब है? वेव फ्रंट का मतलब लोकस ऑफ ऑल दी पॉइंट्स जो कि सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये जो क्रेस्ट्स है ना जिनको कि मैंने ड्रॉ किया है, ठीक, आसानी से समझने के लिए हम बोल सकते हैं ये सारे पॉइंट्स है ना इस वाले, ये सारे पॉइंट्स अभी 90 डिग्री फेज पर है, ये सारे पॉइंट्स सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ना इनको जब ज्वाइन कर देंगे तो ये जो सर्कुलर लाइन बन रही है ये एक वेव फ्रंट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स भी सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा वेव फ्रंट कहलाएगा, ठीक। उसी तरह से ये तीसरा वेव फ्रंट कहलाएगा, ठीक है। तो अगर अगर वेव सिंगल मीडियम में मतलब 1 डायमेंशनल मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए तो तुम हर एक पार्टिकल की पोजीशन ही प्लॉट कर सकते हो, ओवरऑल हर एक पार्टिकल कहाँ पर है तुम ड्रॉ कर सकते हो। अगर देखो एक्स एक्सिस के अलोंग वेव ट्रैवल कर रही है और वाई एक्सिस के अलोंग पोजीशन प्लॉट कर दो तो ओवरऑल स्ट्रिंग की शेप को तुम ड्रॉ कर सकते हो, ठीक, कंप्लीटली बता सकते हो हर एक पार्टिकल कहाँ पर है, ठीक है। लेकिन वाटर सरफेस पे अगर तुम वेव को ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक, हर पॉइंट कहाँ पर है कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम तो 2D में ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो 2D में तो हर पार्टिकल आ गया। अब कुछ पार्टिकल इस बोर्ड के प्लेन के ऊपर आए होंगे, कुछ पार्टिकल नीचे गए होंगे, कितना ऊपर गए कितना नीचे गए वो ड्रॉ तो नहीं कर सकते। तो वेव को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं हम वेव फ्रंट के फॉर्म में, ठीक है। वेव फ्रंट से हमें आइडिया लग जाता है कि वेव किस किस टाइप की किस शेप की कैसे प्रोपेगेट कर रही है। तो वाटर के सरफेस पे ये सर्कुलर वेव फ्रंट्स, ठीक है, प्रोपेगेट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो वेव फ्रंट का जैसे ही हमें थोड़ा भी आइडिया लगता है तो हम श्योर होकर के एक ऐसा, ठीक है, सोर्स है, अगर हमारे पास वेव का कोई पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स के लिए हम श्योर होकर के बोल सकते हैं कि इस पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट्स, ठीक है, इमर्ज करेंगी वो बिल्कुल स्फेरिकल शेप की होंगी, ऑलवेज spherical wave fronts. The point source will always create spherical wave front symmetry से, ठीक है। तो जैसे ही डिस्टरबेंस किसी पॉइंट पर ओरिजिनेट होती है तो वो जो डिस्टरबेंस है ना, ठीक, इस तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के फॉर्म में तुम्हें दिखने में लग रहा होगा, ठीक है, सर्कुलर, लेकिन इसको इमेजिन करना है 3D में। तो इस तरह से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स के फॉर्म में वेव इस तरह से, ठीक है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है। अब इसको मैं बहुत ज्यादा ऐसे बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा रियल टाइम में इमेजिन करने की कोशिश करो कि कंटिन्यूअसली यहाँ से ऐसे ना ये वेव फ्रंट्स निकलते जा रहे हैं और ये आगे चलते जा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। ये ओरिजिन से मतलब सोर्स से कंटिन्यूअसली स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, ठीक है, बाहर निकलते जा रही है और ये स्फेयर्स जो है ना स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलते जा रहे हैं, उनका रेडियस बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है। और ये वेव फ्रंट्स आगे प्रोपेगेट कर रही है, ठीक, इससे हमें पता चल रहा है कि, ठीक है, रफली वेव किस तरह से प्रोपेगेट कर रही है मीडियम में, ठीक है। वेव फ्रंट्स अगर तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है तो ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमेशा वेव के प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है वो वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगी,
कि वेव हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, ठीक है। इसको चाहो तो यहाँ पर ऐसे ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। यहाँ तक सारे पॉइंट्स बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने ज्यादा अभी बस, ठीक है, ये बताया है कि 3D में अगर वेव को हमें ड्रॉ करना होता है 2D में 3D में, तो हम लोग वेव फ्रंट्स की हेल्प लेते हैं कि वेव फ्रंट्स को ड्रॉ करके डिपिक्ट करते हैं कि एक्चुअली वेव किस तरह से ट्रैवल कर रही है। वेव फ्रंट उन सारे पॉइंट्स का लोकस है जो कि सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। वेव फ्रंट समझने के बाद और ये समझने के बाद पॉइंट सोर्स की वजह से हमेशा स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगी। अब हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल मेंशन कर सकते हैं, और हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है, और ध्यान देना है कि ये वेव थ्योरी का कॉन्सिक्वेंस है कि रे ऑप्टिक्स में हाइजेंस प्रिंसिपल का कोई, ठीक है, कि कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हाइजेंस वेव थ्योरी क्या कहती है? all points on the, ठीक है, all points on the primary wave front serve, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है वेव थ्योरी का, कि जब वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो उस वेव के ट्रैवल करते टाइम में किसी भी एक वेव फ्रंट को ले लो, ठीक है, और उस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है कि वो सारे पॉइंट्स प्राइमरी, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स बिहेव करेंगे, ठीक है, सर्व करेंगे, सर्व एज पॉइंट सोर्सेस, of secondary spherical wave fronts। ये स्टेटमेंट क्या कहता है, मैं एक सेकेंड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। wave fronts, all points on the primary wave front serve as point sources of secondary spherical wave fronts, ठीक है। तो ये क्या कहता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये कहता है कि मान लो हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है, इसको चलो मैं अलग अलग टाइम स्टैम्प्स ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा आसानी हो समझने में, हालांकि ज्यादा फिगर बनानी पड़ेगी उसकी वजह से मुझे। तो ये हमारा एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो होता क्या है, कुछ देर के बाद मान लो ये t इक्वल्स 0 सेकेंड है, t इक्वल्स 1 सेकेंड पे क्या होता है, यहाँ से इस तरह से ऐसे करके स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगी, और के बाद क्या होगा, ये वाली जो वेव है ना, यहाँ के बाद ये वाला जो वेव फ्रंट है वो कुछ इस तरह से, और इस तरह से धीरे धीरे ना ये, तो इसको मैं प्रॉपर्ली तो एनिमेशन यहाँ पे नहीं बना सकता, तो तुम इमेजिन करने की कोशिश करो रियल टाइम में कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स कैसे क्रिएट हो रहे होंगे। ये कंटिन्यूअसली इस तरह से ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ओरिजिन से निकलते जा रहे हैं और आउटवर्ड प्रोपेगेट करते जा रहे हैं, कि पॉइंट सोर्स के लिए हमें पता है। हाइजेंस प्रिंसिपल का क्या रूल है, तो हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है, ठीक है, मान लो इसके बाद, ठीक है, मतलब रियल टाइम में किसी, मान लो 1 सेकेंड की बात करते हैं, ठीक है, मान लो ये 1 सेकेंड की बात करें, इस टाइम में हमें पता है, इस टाइम में पता है कि इस वेव की वेव फ्रंट कैसी है,
इस टाइम में हमें पता है कि वेव फ्रंट कैसी है, ठीक है। तो इस मोमेंट के कुछ देर बाद वेव फ्रंट की शेप कैसी होगी, ये पता लगाने के लिए हाइजेंस प्रिंसिपल हमारी हेल्प करता है। ठीक, किसी भी टाइम में वेव फ्रंट पता है, उसके कुछ देर बाद वेव फ्रंट कैसी बनेगी, ये हम हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके बता सकते हैं। ठीक, तुम सोच रही तो हमें पता ही है, पॉइंट सोर्स के लिए पता है ना, और अलग अलग टाइप के सोर्सेस के लिए हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि मान लो किसी भी एक मोमेंट पे तुम्हारे पास वेव की वजह से वेव फ्रंट नोन है, मान लो ये पॉइंट है और इसके अराउंड पॉइंट सोर्स था, तो उसकी वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट निकली थी। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट कुछ इस टाइप की थी, ठीक है, किसी टी टाइम पर, किसी भी टी टाइम पे। अब इस टी टाइम से इस वेव फ्रंट की शेप क्या हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके, तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, पॉइंट है ना, वेव वैसे ही प्रोड्यूस करेंगे जैसा कि पॉइंट सोर्स इंडिविजुअली प्रोड्यूस करता, ठीक है। तो इसमें से किसी भी एक सोर्स की वजह से क्या होगा, कोई भी एक पॉइंट उठाएंगे तो वो खुद एक पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा और ये अपने अराउंड स्फेरिकल वेव फ्रंट्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे टी टाइम इंस्टेंट पे हमें वेव फ्रंट पता है, तो इस टाइम इंस्टेंट पे ये सारे पॉइंट्स ना सोर्स की तरह है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम पास होगा ना, तो ये सारे इंडिविजुअल पॉइंट्स ये खुद स्फेरिकल वेव फ्रंट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो और उनकी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की जो रेडियस है वो टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और डेल्टा टी टाइम के बाद इन इन सारे पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग जो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे, अगर हम उनको ड्रॉ करें, ठीक है, अगर हम उनको ड्रॉ करें तो वो कैसे दिखेंगे, तुम गेस कर सकते हो, कैसे दिखेंगे गेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं उसके लिए कुछ अलग कलर यूज करता हूँ। तो मान लो ये वाला जो पॉइंट है ना, पहला वाला जो पॉइंट है, इसकी वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट कुछ मान लो इस तरह की बनेगी, ठीक है। और इस स्फेरिकल वेव फ्रंट की जो रेडियस होगी ना, वेव की स्पीड वेव की स्पीड v है, तो v डेल्टा टी, v डेल्टा टी रेडियस की स्फेरिकल वेव फ्रंट डेल्टा टी टाइम के बाद इस पॉइंट ने क्रिएट कर दिया होगा। लेकिन ये तो अकेला सोर्स नहीं, इसके बाद वाला जो सोर्स है ना, उसने भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट यूं इस तरह से निकाला होगा, ठीक है। इसके बाद वाले सोर्स ने भी इस तरह से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट निकाला होगा, ठीक है। तो इन सारे वेव फ्रंट्स को अगर हम, ठीक है, मर्ज करें, कंबाइन करेंगे, तो ओवरऑल जो नया वेव फ्रंट होगा ना, वो इन सब के ऊपर टैंजेंट की तरह ये वाला वेव फ्रंट, ठीक है। डेल्टा टी टाइम के बाद जो वेव फ्रंट बनेगी, हाइजेंस प्रिंसिपल से हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल अगर ये वाला, अगर पिछला वेव फ्रंट स्फेरिकल है, तो नेक्स्ट वेव फ्रंट जो होगा हाइजेंस प्रिंसिपल से शोर होकर कह सकते हैं वो भी इस तरह से प्रीवियस इस वाले वेव फ्रंट को, ये येलो वाले वेव फ्रंट को हम प्राइमरी वेव फ्रंट बोल रहे हैं और ये सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाएगा। प्राइमरी वेव फ्रंट की वजह से सेकेंडरी वेव फ्रंट बना है। तो जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बना है वो प्राइमरी वेव फ्रंट से वी डेल्टा टी आगे बनेगा, ठीक है। और तुम श्योर होकर के कह सकते हो कि उसकी भी शेप हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिल्कुल स्फेरिकली होगी, क्योंकि तुम देख सकते हो सारे पॉइंट्स
कि वैसे स्फेरिकल वेव फ्रंट को मर्ज करोगे ना, तो इनके ऊपर जब टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप, अब ये सारे पॉइंट्स आवाज ब्रेक हो रही है। तो ये नई वेव फ्रंट कहलाएगी। ठीक है सर, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो अब इसके बाद क्वेश्चन उठता है, ये सिंपल कंस्ट्रक्शन, ये हाइजेंस प्रिंसिपल वाला पार्ट अच्छे से सुनाई दिया? सर वॉइस ब्रेक हो रही थी। हाँ, अच्छा ठीक है, तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में आवाज ब्रेक हो गई थी। हाँ, कहाँ से आवाज गायब हुई थी? सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट का जो कंस्ट्रक्शन था वो वाला पार्ट मिस हो गया है ना? यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, मेन पार्ट ही वैसे मिस हो गया। अभी आवाज अच्छे से आ रही है? अभी भी ब्रेक हो रही ब्रेक हो रही है? है। यस। ठीक है, आज ठीक, आवाज अगर नहीं आएगी तो इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके
हम किस तरह से सेकेंडरी वेव फ्रंट कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस तरह से होने की वजह से ये एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये सारे पॉइंट सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस वेव फ्रंट की शेप अभी से डेल्टा टी टाइम बाद कैसी हो, ठीक है। ये वाली जो वेव फ्रंट है डेल्टा टी टाइम बाद कहाँ जाएगी, वो कुछ ऐसी हो जाएगी या वो कुछ, ठीक है, डेल्टा टी टाइम के बाद वो कुछ ऐसी हो जाएगी। तो डेल्टा टी टाइम के बाद इस वेव फ्रंट की शेप कैसी होगी पता लगाना है हाइजेंस प्रिंसिपल को यूज करके, ठीक है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल, ठीक है, कहता है डेल्टा टी टाइम बाद टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे हमें पता लगाना है कि इस वेव फ्रंट की शेप, फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल इंडिविजुअल नए पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट होंगे नेक्स्ट वेव फ्रंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, तुम समझ सकते हो कि ये जो पॉइंट सोर्स है ना, पॉइंट सोर्स का मतलब इसने यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट किया होगा, और इस ये वाली जो डिस्टरबेंस है ये इसके नेक्स्ट पार्टिकल्स तक हुई होगी, नेक्स्ट पार्टिकल जो है वो भी उसी तरह से ऑसिलेट करेंगे, फिर उसके बाद वाले पार्टिकल उसी तरह से ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ऑसिलेशन मतलब मीडियम में ये डिस्टरबेंस ट्रैवल करते करते यहाँ तक पहुंच गई है। तो ये वो सारे पार्टिकल्स है जो कि सेम फेज में अभी ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये वाले पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे, पहले सेंटर वाला पार्टिकल ऑसिलेट किए और इसी तरह से ये वाले पार्टिकल्स अभी ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है ये है डिस्टरबेंस जैसे ये सारे पॉइंट्स ये सारे सोर्स की तरह क्रिएट करेंगे, की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। जैसे सेंटर वाला पॉइंट है, इसको हमने डिस्टर्ब किया तो इसकी वजह से वेव क्रिएट हुई, ठीक है, डिस्टरबेंस आगे ट्रैवल कर रही है। तो अब हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है कि इस वेव फ्रंट पे लाई करने वाला पॉइंट जैसे डिस्टरबेंस इन पॉइंट्स तक पहुंची है, तो ये पॉइंट खुद अब एक नए पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे नया वेव फ्रंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो अब टी से डेल्टा टी टाइम के बाद, ठीक है, वेव फ्रंट की शेप कैसी होगी ये पता लगाने के लिए हाइजेंस प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। हम सोचते हैं कि ये सारे जो पॉइंट्स है ना, कौन कौन से पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, खुद पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव, पॉइंट्स तक खुद एक स्फेरिकल वेव फ्रंट्स यहाँ से ओरिजिनेट करेंगे और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट इस तरह से आगे प्रोपेगेट करेगी, ठीक है। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली टी टाइम पे जिस इंस्टेंट जो प्रीवियस इंस्टेंट हमें दिया गया था, बिल्कुल इस टाइम पे ना ये सारे पॉइंट्स अभी सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम पास होगा इनकी वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट इस तरह से, ठीक है, निकलते जाएंगी और उस स्फेरिकल वेव फ्रंट की जो रेडियस है ना टाइम के साथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्राइमरी सोर्स है। तो इनकी वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स यहाँ से इमर्ज करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो हमें पूछा गया है कि डेल्टा टी टाइम बाद बताओ कि वेव फ्रंट की शेप कैसी होगी। तो हम इन सारे पॉइंट्स की वजह से इन सारे पॉइंट्स को पॉइंट सोर्स मानते हुए डेल्टा टी टाइम बाद इन सोर्सेस की वजह से इनमें से मैं सिर्फ एक पॉइंट को अभी डिस्कस कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक पॉइंट उठाते हैं क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है, तो इसकी वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स यहाँ से इमर्ज होना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो तुम गेस कर सकते हो कि जैसे जैसे टाइम पास होगा ना, तो इसकी वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट कुछ देर के बाद यहाँ पे आएगी, कुछ देर के बाद यहाँ पर आएगी, कुछ देर के बाद स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पर पहुंचेगा। टाइम के साथ स्फेरिकल वेव फ्रंट का जो रेडियस है वो बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा टी टाइम के बाद अगर इस इनमें से सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ,
इस एक पॉइंट की वजह से अगर तुम्हें स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ करने को कहा जाए तो वो कुछ इस टाइप का होगा। ये तुम गेस कर सकते हो, ये कुछ डेल्टा टी टाइम के बाद ये स्फेरिकल वेव फ्रंट इस तरह से सेंड करेगा और वो स्फेरिकल वेव फ्रंट कुछ इस टाइप की, और उस स्फेरिकल वेव फ्रंट की जो रेडियस होगी ना वो v डेल्टा टी के इक्वल होगी, जहां पर v वेव की स्पीड है। कहते हो लेकिन ये अकेला पॉइंट सोर्स तो नहीं है ना, क्रिएट करेगा इसके बाद वाला जो पॉइंट सोर्स, इसके बाद वाला पॉइंट सोर्स। तो इस तरह से हर एक पॉइंट सोर्स की वजह से अगर हम वेव फ्रंट्स को ड्रॉ करेंगे तो हमें इन इफेक्ट सेकेंडरी वेव फ्रंट्स वो कुछ इनके ऊपर जो टेंजेंट है ना, सेकेंडरी वेव फ्रंट की शेप मिल जाएगी। तो डेल्टा टी टाइम के बाद ये वाली जो वेव फ्रंट है वो यहाँ पे नहीं रहेगी, वो आगे निकल करके यहाँ पे पहुंच जाएगी और उसकी शेप बिल्कुल स्फेरिकल होगी। कैसे से पता चला? क्योंकि हर एक पॉइंट स्फेरिकल वेव फ्रंट ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है, तो उन स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को अगर हम मर्ज करेंगे, उनको सुपरपोज करेंगे, तो इफेक्टिवली ये सारे वेव फ्रंट मिल करके ना इस शेप की वेव फ्रंट बनाएंगे। ये वो सारे पॉइंट्स होंगे जो कि सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है, इसमें डाउट हो सकता है कि ठीक है, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट नई स्फेरिकल वेव फ्रंट बन रही है, ये वाली, इस वेव फ्रंट को हम बोल रहे हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया और इसको यूज करके हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू हमने डेल्टा टी टाइम बाद इसी वेव फ्रंट की नई पोजीशन निकाली, ठीक है। वी डेल्टा टी डिस्टेंस टेंजेंट को हमें लेना है, वो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगी कि उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है। इस सिंपल से ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को यूज करके तुम किसी भी टाइप के सोर्स की वजह से वेव फ्रंट किस शेप की आगे ट्रैवल करेगी वो बहुत आसानी से बता सकते, ठीक है। और इस हाइजेंस प्रिंसिपल के हार्ट में ये सिंपल सा स्टेटमेंट है, कि उसके कोर में ये सिंपल सा स्टेटमेंट है कि वेव जब ट्रैवल कर रही है तो उसके किसी भी प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करता है। जब वेव ट्रैवल कर रही है ना, उस मीडियम का हर पार्टिकल सोर्स है जो कि नया वेव क्रिएट कर रहा है, उन सबका जो सुपरपोजिशन है वो हमें इफेक्टिवली वेव्स कैसे प्रोपेगेट कर रही है कि बताता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अभी तो आवाज डिस्कनेक्ट नहीं हुई ना? ठीक है। अब हम अलग अलग सोर्सेस की वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी गेस करते हैं कि वेव फ्रंट्स कैसे कैसे बनेंगे। मान लो हमारे पास ठीक कोई लाइन सोर्स है, ठीक, इस तरह से लाइन सोर्स, इस लाइन सोर्स की वजह से अगर हमें वेव फ्रंट बनाने को कहा जाए तो इसके सारे पॉइंट्स, ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट ये सेंड करेंगे, तो उन सारे स्फेरिकल वेव फ्रंट को जब हम ड्रॉ करेंगे तो इनकी वजह से जो वेव फ्रंट्स निकलेगी वो इस तरह से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगी, ठीक है। इसकी वजह से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट निकलेगी, ठीक है। इसको मैं कैसे दिखाऊं, कैसे ड्रॉ किया जाए इसको? ठीक है, ये वाली वेव फ्रंट कुछ अलग कलर से ड्रॉ कर देते हैं, अलग अलग कलर यूज कर लेते हैं।
इसी रहेगा। ये वाली वेव फ्रंट कुछ अलग कलर से ड्रॉ कर देते हैं और इसके अंदर वाली वेव फ्रंट कुछ ये अलग कलर से। तो तुम हाइजेंस प्रिंसिपल यूज कर लेगी और कोई प्लानर सोर्स है जो वेव फ्रंट्स निकलेंगी वो बिल्कुल प्लानर शेप, ठीक है। इसके सारे पॉइंट्स पर स्फेयर्स ड्रॉ करो और स्फेयर के एनवेलप को अगर तुम ज्वाइन करोगे तो बिल्कुल इस तरह की प्लानर वेव फ्रंट, ठीक है। ओके, और भी अलग सोर्सेस के लिए गेस कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन हाइजेंस प्रिंसिपल तुम्हें अप्लाई करना है। सोर्स दिया गया है तो उसकी वजह से ओवरऑल जो वेव फ्रंट की शेप होगी, वेव कैसे ट्रैवल करेगी उसका अंदाजा तुम्हें लग जाएगा, ठीक है। तो प्लानर सोर्स की वजह से ये वेव फ्रंट्स बिल्कुल इस तरह से प्लेन की तरह होती हैं और ये जो फिर ये पॉइंट सोर्स है ना, पॉइंट सोर्स की वजह से ऐसे निकलती तो है स्फेरिकल वेव फ्रंट्स ही, ठीक है। लेकिन जब हम इस पॉइंट सोर्स से बहुत दूर चले जाते हैं हो जाती है, ठीक है, फार दूर। ठीक है, तो ये हाइजेंस प्रिंसिपल का बेसिक आइडिया देना था और तुम इस हाइजेंस प्रिंसिपल की बेसिस पर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लेन कर सकते हो। वो अभी मेरा कंसर्न नहीं है, वो लास्ट में तुम लोग बोलोगे तो वो एक्सप्लेन कर दूंगा, वो बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं कि तुम लोग इम्पेशेंट तो नहीं हो, आवाज अच्छे से आ रही है, क्योंकि अब हम लोग आवाज अच्छे से नहीं आ रही है तो क्या करें फिर, उसके बाद मॉर्निंग में करते हैं फिर। ठीक है, मॉर्निंग में करेंगे, ठीक है, 9 बजे के बाद ही करेंगे, ठीक है। टाइम मैं अभी, ठीक है, अभी बता दूंगा। चलो ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना जितना बताया। कल क्या है, 17, ठीक है, चलो।